चलिए ठीक है, एक बार रिकैप देता हूँ, फिर आगे के 2-3 टॉपिक है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या था? ट्रेड्स जो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास ऑन होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से फिर आपके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट आपके चिल्ड्रन है, हाँ, या फिर प्रोजेनी उसको हम बोल सकते हैं। 2 जनरेशन हमने पढ़ी, F1 और F2। F1 मींस पेरेंट्स के बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन है, F1 हो गई यानी फाइनल 1 जनरेशन, और उसके बाद क्या होगी आपकी F2 जनरेशन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन्स की अरेंजमेंट। जीन्स को हम कैसे लिखते हैं? पेयर में लिखते हैं। जैसे हाइट का ले लेते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख सकते हैं। है ये तीनों हाइट के, लेकिन फर्क क्या है? ये आपका होमोजाइगस है, ठीक है, ये आपका हेटेरोजाइगस और ये आपका होमोजाइगस है। ये हो गई जीन्स की अरेंजमेंट। अब इन जीन्स की अरेंजमेंट की वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस आएगी वो क्या है? आपका फिनोटाइप है। इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। इसका भी फिनोटाइप क्या है? टॉल। अगर एक भी डोमिनेंट है तो अपीयरेंस क्या आएगी? टॉल आएगी। इसका क्या होगा? शॉर्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और क्या था? जीन्स। जीन्स क्या थे आपके? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर समथिंग, और समथिंग मतलब ट्रेड्स। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो ट्रेड्स के लिए कोड कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स क्या थे? वो डीएनए को सुलझा देते हैं उसमें और कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। किस टाइम पे कंडेंस होते हैं वो? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, उस केस के अंदर वो क्या होते हैं? वो आपके कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है वो, ठीक है ना। ओके। टी प्लांट क्यों चूज किया था? सबसे पहला क्या है उसमें? मेन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएशंस ज्यादा है। दूसरा लाइफ स्पैन क्या है इसका? छोटा है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली लाइफ स्पैन वैसे पूछेंगे, लेकिन जो एग्जैक्टली लाइफ स्पैन है पी प्लांट का वो 1 से 1.5 साल, ठीक है। इसके अंदर वो नई जनरेशन क्रिएट हो जाती है, उसके नई प्रोजेनी आ जाती है। तो लाइफ स्पैन छोटा है, वेरिएशन ज्यादा है, और तीसरा सेल्फ पॉलिनेटिंग है। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग की एडवांटेज क्या है? डिपेंडेंट नहीं, और सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस से थोड़ी फास्ट होती है, तो ये फास्ट हो जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऑफस्प्रिंग भी जल्दी आएंगे आपके। मेन मकसद बस ये है कि कम टाइम के अंदर ज्यादा वेरिएशन हम देख सकें, ज्यादा उनके प्रोजेनी आ सके। तो ये पी प्लांट का क्यों चूज किया था? साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटिवम क्या है उसका? हाँ, साइंटिफिक नेम है। और चलिए क्रॉस करिए आप। करेक्टर्स क्या दे रखे हैं? कॉम्बिनेशन, सुनो, कॉम्बिनेशन नहीं, मैं ही बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन बनाकर नहीं दे रखा आपको, बस ये दे रखा है कि आपके जो क्रॉस कराया था या जो आपके पी प्लांट से उसके ऑब्जर्व क्या हुए, व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स। आपको नहीं बताया डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है। और दूसरा क्या बताया? पॉड जो है वो इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रिक्टेड है, यानी या तो फूला हुआ है या फिर बिल्कुल पिचका हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है खुद से कि डोमिनेंट कौन सा है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए, और वो दोनों क्या हो गए? रिसेसिव। अब इसके बाद तो सिंपल है, लेटर अपने हिसाब से अपने आप चूज कर लो, कोई भी, जस्ट जो भी लेटर अपने हिसाब से लो, ए बी सी डी एफ अल्फा बीटा गामा, उसमें मेंशन कर देना बस कि है क्या चीज। करिए क्रॉस, दोनों बनाने बेटा, F1 क्रॉस भी F2 क्रॉस भी। डिफरेंस करेंगे अब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में, ठीक है। क्या डिफरेंस है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के अंदर? बताओ। सबसे मेन डिफरेंस आपका यही है कि डोमिनेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? एक्सप्रेसिव होता है, और ये आपका एक्सप्रेसिव नहीं होता, नॉन एक्सप्रेसिव होता है आपका, ठीक है। और कोई डिफरेंस? हाँ, वो आ सकता है। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि अगर हाइट का ले रहे हैं तो आप कैपिटल टी लोगे, और इसको आप क्या? स्मॉल टी लोगे। ये भी आ सकता है डिफरेंस में, ठीक है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, और कोई? अगर एक भी हुआ तो? हाँ, डोमिनेंट अगर सिंगल भी है तो वो एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए साथ में? रिसेसिव, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंट नहीं होता दूसरे अलील के ऊपर, लेकिन ये आपका डिपेंडेंट होता है दूसरे अलील के ऊपर, यानी साथ में क्या होना चाहिए इसके? रिसेसिव होना चाहिए। समझ गए बात? तो मेन 2 डिफरेंस क्या है इसके अंदर? पहला, ये एक्सप्रेसिव है, और ये आपका नॉन एक्सप्रेसिव है। क्लियर है? डोमिनेंट डिपेंड नहीं हो रहा किसी दूसरे अलील के ऊपर। अलील क्या था? जैसे आपने कर दिया ना कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसके जो सिंगल है ये क्या आपकी अलील है, ठीक है ना। तो हाँ, सेपरेट यूनिट जो है आपके, ठीक है।
तो जो डोमिनेंट वाला है वो दूसरे एलील पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर चाहे वो स्मॉल है तो भी वो एक्सप्रेसिव होगा, कैपिटल है तो भी वो एक्सप्रेसिव होगा। लेकिन रिसेसिव डिपेंड करता है, अगर रिसेसिव के साथ डोमिनेंट आ गया तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए साथ में, रिसेसिव ट्रेट ही चाहिए। क्लियर है। और फिर तीसरा ये हो गया लेटर वाला। कोई दिक्कत हो गया, डिफरेंस क्लियर, ठीक है। ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब क्या होता है, करेक्टर्स, ठीक है। करेक्टर्स किससे मिलते हैं हमें, जीन्स। कि डीएनए कॉपी की एडवांटेज क्या है, नेसेसरी क्यों है डीएनए कॉपी। रिप्रो में हमने दो टाइप की रिप्रो पढ़ी थी, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल। बेनिफिशियल कौन सी है, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी वेरिएशंस आपको ज्यादा मिलती है। वेरिएशंस क्यों चाहिए हमें, स्पीशीज सुनाई दिया, स्पीशीज भी है एक फैक्टर, ठीक है। और क्यों चाहिए वेरिएशन, सर्वाइवल। वेरिएशन क्यों चाहिए, सर्वाइवल के लिए। बैक्टीरिया एग्जांपल दिया था, मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है और उसके अंदर ट्रेट्स क्या आए हैं सारे, मान लो वो हीट को सहने की उसमें शक्ति है, ठीक है। अब वो उसके जो ऑफस्प्रिंग हुए, अगर वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सारे क्या होंगे, हीट को ही सह पाएंगे। लेकिन जैसे एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया, ठंड आ गई वहां पे, तो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर उनमें वेरिएशन होती, स्लाइट वेरिएशन भी होती, तो बच जाते ना, उनकी स्पीशीज बनी रहती। तो स्पीशीज को मेंटेन रखने के लिए और सर्वाइव होने के लिए क्या चाहिए हमें, वेरिएशंस चाहिए होती है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल का बेनिफिशियल क्या है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, वेरिएशंस मिलते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर। तो डीएनए कॉपी की एडवांटेज क्या है, डीएनए कॉपी की वजह से क्या मिलते हैं आपको, वेरिएशंस मिलते हैं, और वेरिएशंस हेल्प्स टू सर्वाइव। और साथ में आपको एग्जांपल दे दूं, अच्छा एक टर्म है म्यूटेशन। म्यूटेशन और वेरिएशन में क्या फर्क है, सुना है म्यूटेशन, एक्समैन देखिए किसी ने, म्यूटेंट्स देखिए ना, उसमें म्यूटेंट्स होते हैं ना सारे के सारे। तो म्यूटेशन, म्यूटेंट्स क्या है, म्यूटेशन क्या है, बेसिक राइबोसोम्स सुना है नाम, क्या होते हैं राइबोसोम्स, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, सेल में, है ना। अरे होते क्या है राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है राइबोसोम्स का। चलो थोड़ा 9th का फ्लैशबैक देख लेते हैं। आपके पास सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के यहाँ पे आपके पास एक लेयर थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसके ऊपर क्या थे, राइबोसोम्स थे, और इसमें आपका क्रोमैटिन फाइबर, जिसमें आपका डीएनए है ना। न्यूक्लियस डीएनए को बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है, और डीएनए इंफॉर्मेशन देता है कि नेक्स्ट टाइप का जो आपका प्रोटीन है वो कैसा बनेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी के आपके प्रोटीन है, प्रोटीन किस टाइप का बनेगा, जिस टाइप का प्रोटीन बनेगा उसी टाइप का सेल, जिस टाइप का सेल उस टाइप का टिश्यू, फिर उस टाइप का ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिक चीज क्या है आपका, प्रोटीन। अब प्रोटीन किस टाइप का बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, आपका डीएनए, और वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन जो प्रोटीन बना रहा है वो है आपका क्या, राइबोसोम, वो है न्यूक्लियस के बाहर। तो फिर डिसाइड करना है डीएनए को, अब प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम्स, तो ये इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक कैसे पहुंचे, ये भी 9th क्लास का है, अभी कुछ 10th का नहीं है। आरएनए का नाम सुना था, आरएनए क्या था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आपका ये डीएनए है, ठीक है, इसको और सुलझा देते हैं, तो इस टाइप से हो गया ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डीएनए का हेलिक्स हो गया, आपका डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। इसका हम एक पार्ट ले लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट, ये चीज क्या है आपका आरएनए। तो डीएनए तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन डीएनए क्या करता है, अपना डुप्लीकेट बना लेता है, क्या बना लेता है, आरएनए, और वो आपका न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। अब मान लो यहाँ पे आपका ये राइबोसोम है, ठीक है, ये आपका प्रोटीन बना रहा है, आरएनए यहाँ से बाहर आ चुका है, ये जो है ना इसके ऊपर ये कोडिंग है, कोडिंग होती है बेसिकली ACTG की, इसकी कोडिंग होती है ACTG। यही लेटर आपस में मिल के क्या बनाते हैं, कोड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ACT, ये इसमें से निकला क्या, ACT एक बार में आया, 3 का पेयर एक बार में जाता है, तो एक टाइप का मान लो इस टाइप का प्रोटीन बन गया। फिर आपका मान लेते हैं TTG इसके अंदर गया, तो मान लेते हैं इस टाइप का प्रोटीन बन गया। फिर आपका AGC गया, तो मान लेते हैं इस टाइप का प्रोटीन बन गया। तो जो कोड्स इसमें से जाएंगे राइबोसोम्स में, उस टाइप का वो क्या बना के दे देगा, प्रोटीन बनाकर दे देगा। यहाँ तक समझ पाए, क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है कि मान लो कोडिंग में जरा सा भी एरर हो गया, अभी ये मान लेते हैं ये कोडिंग जो थी, ये कोडिंग थी आपकी स्किन के लिए, ठीक है, इसमें जरा सा भी एरर हो गया तो क्या होगा, आगे तक का प्रोटीन खराब हो गया, और जब प्रोटीन खराब हो गया तो सेल खराब, सेल खराब तो
टिश्यू खराब और धीरे धीरे आगे तक का सारी जो चीजें हैं खराब बनती चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बना रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए। आप पत्ती की जगह, काली पत्ती की जगह गलती से कॉफी डाल दो उसके अंदर, ठीक है, अदरक वदरक भी डाल दिया आपने, इलायची वगैरह भी डाल दी, सोच रहे हो चाय और बना दी आपने अदरक वाली कॉफी, तो क्या सही लगेगा? वो सारा खराब हो गया ना वो, है ना। इस चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ये वेरिएशन नहीं है, ये क्या हो गया? म्यूटेशन। क्योंकि चीज आपकी गलत पड़ गई। जीन्स क्या है, एक तरह से रेसिपी की तरह काम कर रहे हैं ना। जीन्स सेगमेंट्स है डीएनए, जिस टाइप के जीन्स होंगे उसी टाइप के आगे ट्रेड्स, कैरेक्टर जो है पास ऑन होंगे आपके। तो अगर जीन्स में गड़बड़ हो गई तो पूरा ऑर्गेनिज्म खराब होता चला जाएगा। तो वो क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। अब म्यूटेशन अच्छी भी होती है जो कि बहुत रेयर केस में होती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी होती है जो बहुत ज्यादा केसेस में होती है। और वही नेगेटिव म्यूटेशन जिसमें सेल जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, वही क्या कॉज कर देते हैं? आपका कैंसर। कैंसर मूवीज में देखते हैं किसी का पावर आ गया, कुछ आ गया, वो अलग चीज है, वो नहीं होता। म्यूटेशन जनरली जो कॉज होती है वो नेगेटिव ही कॉज होती है, ठीक है ना। म्यूटेशन और वेरिएशन में फर्क समझ आया? बेसिक सा। ये ACTG वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, सब एक्स्ट्रा है आपका, बस ये जानना था म्यूटेशन मतलब क्या हो गया आपका? जीन ही आपकी कोडिंग गलत कर रहा है, ठीक है ना, डीएनए कोडिंग गलत कर रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन गलत बना। और वेरिएशन में आपका बस सिंपली ओवरलैप होकर नई चीज आपको आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, डोमिनेंट मेन था अभी तक, एक टॉपिक हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव। अब दूसरा जो है वो ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर, और कैरेक्टर आपको दो टाइप के पढ़ने हैं, एक आपका अक्वायर्ड और एक आपका इनहेरिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। नाम से क्लियर हो रहा है कुछ? एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब और इनहेरिटेड का। ह्यूमंस की बात करते हैं तो जैसे जब कोई चाइल्ड पैदा होता है, ठीक है, फीटस कोई होता है, तो उसके अंदर पहले से क्या क्या ट्रेड्स होते हैं? नैन नक्श के अलावा जो उसकी बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अलावा कोई खुद का कोई ट्रेट है उसके अंदर? वो भी कहाँ से आया है? अपीयरेंस की वजह से आया है। स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आईज हो गई, नोज हो गया, ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? उसकी पेरेंट्स से ही आई है। उसके अंदर खुद का कोई ट्रेट है अपना? नहीं है ना। तो जो चीजें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आपके अंदर आए हैं, वो सारे क्या आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स है, जिसमें आपका स्किन कलर, हेयर कलर वगैरह आ गया, आइज बॉल वगैरह स्ट्रक्चर हो गया। अक्वायर्ड कौन से हैं? जो लाइफ टाइम आप गेन करते हो। जैसे कोई बंदा क्रिकेटर बन गया, ठीक है, तो उसके बाद स्किल्स आगे खेलने की, आगे फुटबॉलर है, सिंगर है, ठीक है, डांसर है, तो वो स्किल्स क्या किए उसने अपने अंदर लाइफ टाइम धीरे धीरे अपने अंदर अक्वायर्ड किए, लेकर आया वो। तो अक्वायर्ड ट्रेड्स आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, आसपास की सोसाइटी से मिलते हैं, जो आपके अंदर आते हैं। और इनहेरिटेड क्या है? जो आपको पहले से ही पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि अक्वायर्ड ट्रेड्स आपको क्या मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और इनहेरिटेड ट्रेड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, इनहेरिटेड ट्रेड्स जो आपको आपके पेरेंट्स से ट्रेड्स मिले, अब आपके जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग हो गए वो उसके अंदर भी पास ऑन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और अक्वायर्ड ट्रेड क्या पास ऑन हो सकते हैं? जैसे कोई बहुत बड़ा मसल बिल्डर है, ठीक है, चैंपियन खेल के आया बहुत बड़ा, उसकी बड़ी बड़ी मसल, तो ऐसा होगा उसका बेटा जो पैदा होगा उसकी भी बढ़िया मसल्स होंगी। या एकदम से जैसे वो 8-10 साल का होगा, उठाएगा, जैसे डंबल उठाएगा सुपरमैन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता? अक्वायर्ड ट्रेड्स पास ऑन क्यों नहीं हो पाते? क्या रीजन है अक्वायर्ड ट्रेड्स पास ऑन नहीं हो पाते? अक्वायर्ड ट्रेड्स जो हैं, जैसे जो आपने स्किल्स जो भी आपने गेन करी है, सिंगिंग की, डांसिंग की, मसल बिल्डिंग की, या कोई आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आपने जो भी डेवलप किया है, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? सोमैटिक सेल्स के अंदर आते हैं, यानी जो बॉडी के अंदर बाकी सारे सेल्स है। जर्म सेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। जब तक जर्म सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो वो पास ऑन नहीं, क्योंकि जो पास ऑन करा रहा है कैरेक्टर है वो किसके अंदर है? मेन क्रोमोसोम्स, जर्म सेल्स के अंदर है। वो आपस में फ्यूज होते हैं तो आपके पास नया ऑफस्प्रिंग आता है। तो जब तक जर्म सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा वो आगे पास ऑन नहीं हो सकता। तो जितने भी अक्वायर्ड ट्रेड के अंदर चेंजेस आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? सोमैटिक सेल्स के अंदर आते हैं। बात समझ आई? तो इसलिए वो आगे पास ऑन नहीं हो सकते। तो ये आपके पास जो है वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन इसमें आता है चेंज अकर इन सोमैटिक सेल्स और इसके अंदर जर्म सेल्स। या सीधा अगर ये टर्म नहीं ध्यान रखी तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जो चेंज अकर होता है, नो चेंज
अकर इन डीएनए, इसमें डीएनए में कोई चेंज नहीं आता और इसमें डीएनए के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्लियर है? और फिर एक एग्जांपल दे देना, एक्वायर्ड ट्रेड का जैसे हो गया आपका सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, प्लेइंग हो गया, और इनहेरिटेड में आपका स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया। क्लियर है ये चीज, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड में डिफरेंस? भैया पहला वाला डिफरेंस बेटा एक्वायर्ड फिर से बताया था, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स दोनों में फर्क क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है वो आपको लाइफ टाइम, बच्चा पैदा हुआ जब वो न्यू बॉर्न होता है तो उसके अंदर अपने खुद के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, सारे कहाँ से आए हैं उसके पास, पेरेंट्स से आए हैं। तो वो कौन से ट्रेड्स हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब जब वो धीरे धीरे लाइफ स्पैन उसकी बढ़ेगी तो स्किल सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, फिर खेलना सीखेगा, फिर सिंगिंग सीखेगा, डांसिंग सीखेगा, उसका मेंटल लेवल बढ़ेगा। वो सारी डेवलपमेंट जो हो रही है, उसने जो स्किल्स एक्वायर किए हैं, गेन किए हैं, वो सारे कौन से हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। वो एनवायरनमेंट में, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से उसने जो गेन किए हैं वो क्या आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, वो पेरेंट्स से आपको नहीं मिले, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो एक्वायर्ड हो गए, अब दिक्कत ये है आपने इतनी मेहनत करी लाइफ टाइम, सारे इतने स्किल्स गेन करे, अब आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते हो, वरना आप इतनी दौलत कमाओ, इतना बढ़िया बिजनेस माइंड बन जाओ, आप सोचो कि आपका बेटा भी एकदम बिजनेस माइंडेड पैदा होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो आप बिल्कुल ब्लैंक होगा, वो सब उसको अपने आप ही एक्वायर करना पड़ेगा, तो ये पास ऑन नहीं हो सकते। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड जो है, जो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं अंदर की जो है, इवन की कुछ बीमारियां जो इनहेरिटेड होती हैं जैसे कैंसर वगैरह, वो भी आपके पास ऑन हो जाए। यानी नेगेटिव चीजें तो दे सकते हैं, पॉजिटिव नहीं दे सकते हम आगे कुछ भी, ठीक है ना। फिर चेंज जो होते हैं इसमें किस में होते हैं? एक्वायर्ड में सोमैटिक सेल। सोमैटिक समझते हो ना कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल के अलावा पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, स्टेम सेल्स होंगे आपके, जितने भी आपकी स्किन के अंदर है ऑर्गन, वो सारे क्या आपके सोमैटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स आपके स्पर्म सेल एग के अंदर जो है, इसके अंदर डीएनए में चेंज आ जाता है और इसमें डीएनए में चेंज नहीं आता। क्लियर है? एक्वायर्ड इनहेरिटेड में डिफरेंस, दो डिफरेंस हो गए हैं, एक आपका था डोमिनेंट और रिसेसिव का, एक एक्वायर्ड। ये दोनों ही डिफरेंस आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड है, डोमिनेंट और रिसेसिव का नहीं पूछते, एक्वायर्ड इनहेरिटेड का आ जाता है। वो अभी पेपर के हिसाब से, म्यूटेशन आपका है ही नहीं कोर्स के अंदर। एक्चुअली में क्या है कि एवोल्यूशन पार्ट डिलीट हो गया है, तो जो म्यूटेशन है, स्पीसिएशन है, ये सारा एवोल्यूशन में था, ठीक है। 3 साल पहले, 4 साल पहले 10th क्लास की साइंस इतनी आसान नहीं थी जितनी अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें थी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। सारे चैप्टर 5 पूरा आ रहा था, वो कट गया आपका तुम्हारा। मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें टेबल है, इसके बारे में पढ़ना था। फिर आपका मैग्नेटिज्म में पढ़ा क्या? मोटर पढ़ी हमने, जनरेटर पढ़ा, वो सारा आ रहा था उसके अंदर, मोटर के पार्ट्स, फंक्शनिंग वगैरह, सारे स्प्लिट रिंग्स वगैरह, हाँ। और फिर आपका हेरिडिटी में, हेरिडिटी तो आसान, एवोल्यूशन वाला पार्ट डिफिकल्ट था। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, स्पीसीएशन, स्पीशीज किस वजह से बन रही है, वो सारा नीट हो गया आपका, बचा ही गया। लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। अब 2 टाइप के क्वेश्चंस है आपके पास। पहला क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि जो आपका जेंडर डिटर्मिनेशन होती है उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है। एक क्वेश्चन ये, क्या मदर रिस्पॉन्सिबल होती है नहीं होती। दूसरा, क्या फादर रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा ये भी आ सकता है कि सीधा पूछेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर देखो इसमें क्वेश्चन कैसे देंगे आपको, मदर में तो पूछेंगे क्या मदर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो उसमें आंसर हमें नो ही लिखना है, और फादर पे डाल देंगे ब्लेम कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है ना। और तीसरा आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल जो आंसर है इसका वो ये कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे 23 पेयर होते हैं तो 22 प्लस XX, और इसके अंदर 22 प्लस XY, ये हो गए मेल के और ये हो गए आपके फीमेल के। अब इनको अगर हम क्रॉस करवाते हैं X और Y, तो XX क्या हो गया, X और Y। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि रेशियो क्या है, मतलब 1:1 तो है, यानी 50-50% है, यानी चांसेस क्या है 50-50। तो एक्चुअल आंसर कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं प्योरली 50-50% होते हैं। और क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि क्या मदर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो आप लिखोगे कि नहीं होती, और फिर आप ये क्रॉस करके दिखाओगे कैसे कि फीमेल के पास X और X क्रोमोसोम है, फादर के पास X और Y क्रोमोसोम है, और जब हमने क्रॉस किया तो क्या देखा 50-50 चांसेस आए, तो मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन पूछ लें कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें भी यही बताना है।
लेकिन अगर फादर वाला क्वेश्चन आ जाए कि बताओ फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह होती है कि बच्चे जो फीमेल चाइल्ड होती है पैदा होते हैं मार देते हैं, ठीक है ना। इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ब्लेम किस पे डाल रहे हैं कि भाई फादर है उसको देखो, ठीक है ना, फीमेल को नहीं। तो उसमें आंसर कैसे करना है, उसमें आंसर आपका थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा। किस तरीके से बताओगे, सुन लो, आंसर 50-50 है, लेकिन ब्लेम फादर की तरफ कैसे डाइवर्ट करेंगे, तो हमें कैसे बताना है कि फीमेल के पास तो एक्स और एक्स ही होता है, तो अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम आएगा तो क्या हो जाएगी, फीमेल चाइल्ड हो जाएगी, और फादर का अगर वाई क्रोमोसोम आएगा तो क्या बनेगा, मेल। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, फादर। पर्सपेक्टिव की बात है बेटा, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया इसमें। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जेंडर डिटरमिनेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर से बताता हूँ कि क्या मदर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, और फिर क्रॉस करके दिखाना है कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर सिर्फ आपसे पूछते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या बताओ फादर है, तो किस तरीके से बताना है, फिर से बताता हूँ, मदर के पास सिर्फ एक्स और एक्स है, फादर का एक्स आएगा तो फीमेल चाइल्ड, फादर का वाई आएगा तो बॉय चाइल्ड, और ये थ्योरेटिकल आंसर है वाला। इसमें क्रॉस नहीं दिखाओगे, क्रॉस दिखाओ तो 50-50 चांस हो गए, तो इसमें थ्योरेटिकली बताना है आपको। समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। ये था सेकंड लास्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोर्ड में क्वेश्चन कम आता है, लेकिन स्कूल में जरूर मिलेगा, ठीक है। कि आपसे वो 3 लॉ हैं आपके पास, एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ हैं। पहले लॉ लिख लो, लिखिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके लिए, आपका F1 जनरेशन के लिए। और F1 में हमने क्या देखा था कि सारे के सारे क्या आ रहे हैं, आपके डोमिनेंट आ रहे हैं, यानी जब हम क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास सारे डोमिनेंट ट्रेट ही सामने आएंगे। रिसेसिव होते हैं लेकिन वो क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, और शो कौन से होते हैं, सिर्फ डोमिनेंट। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जस्टिफाई करो या एग्जाम्पल दो, तो आपको कहाँ तक करना है, सिर्फ F1 क्रॉस तक करना है। समझ आई बात। मोनो दो, डाई दो, सब में F1 में क्या आ रहा है, डोमिनेंट ही तो आते हैं। हाँ, कोई सा भी दे सकते हो। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना, ठीक है। लिख लिया सबने। देखो पहला लॉ क्या कह रहा था कि डोमिनेंट सामने आएंगे, रिसेसिव होता है लेकिन वो सप्रेस हो जाता है, शो कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है। अब सेग्रीगेट क्या कहता है, लॉ, थैंक यू, डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, 2 कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटी फैक्टर सेग्रीगेट्स। गैमेट फॉर्मेशन जब हमारी होती है तो जो आपके ये हैं फैक्टर, ये क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, so that offspring acquire 1 factor from each parent, ठीक है ना। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जीन्स क्या हो जाते हैं, आपके सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो गए ना, ठीक है। ये आपका अलग हो गया, 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 ठीक है, सेग्रीगेट हो गए। सो दैट जो ऑफस्प्रिंग है उनके पास हर एक पेरेंट से एक एक कैरेक्टर क्या आ सके, इसका एक आ रहा है, इसका एक आ रहा है, इसमें से एक, इसमें से एक। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ आई बात। हेरिडिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, बेटा जीन्स आर दी हेरिडिटी फैक्टर्स, हेरिडिटी यूनिट्स, ठीक है। तो वो क्या हो रहे हैं, आपके सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, सुन लो, ठीक है। ये आपके पास पेरेंट्स क्या थे इसके अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन है और हर एक फैक्टर क्या हो रहा है, आपका सेग्रीगेट हो रहा है, ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। सो दैट जो इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे इनके पास दोनों में से क्या आ सके, एक एक कैरेक्टर जो है वो आपका आ सके, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, बस क्लियर है यहाँ तक। इसको अगर बोलेंगे एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, तो कहाँ तक शो करना है, और ये मोनो हाइब्रिड में शो करना, डाई में नहीं शो करोगे। किसमें शो करोगे, करने को डाई में भी कर सकते हैं, लेकिन डाई वाला जो है वो तीसरे लॉ के लिए। तीसरा लॉ लिखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, AKA also known as second law of inheritance। लेकिन एक्चुअली में जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है।
अब जैसे डायहाइब्रिड में हमने देखा था हमारे पास क्या था, राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन, ठीक है ना। राउंड येलो था, रिंकल ग्रीन था। और F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आए थे, फिर F2 के लिए हमने क्या किए थे, इसके कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने। वो कॉम्बिनेशन बनाने का पर्पस क्या था, कॉम्बिनेशन क्यों बनाए थे हमने, लॉ पढ़ो, दिखाओ सही लिखा। Also known as second law of Faraday, it states that a pair of trait segregate independently of another pair during the gamete formation। यानी जो एक पेयर होता है वो इंडिपेंडेंटली अलग हो रहा है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको अपने पेयर बनाने के लिए। ये हर एक ट्रेट क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। राउंड अलग हो गया, जैसा अगर मैं इनको अलग लिखता हूँ, राउंड, रिंकल, येलो और ग्रीन इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गए, और इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी बना सकते हैं। अब राउंड जो है येलो के साथ बना रहा है, राउंड ग्रीन के साथ भी बना रहा है, हमने स्टडी किया अभी केस में। रिंकल येलो के साथ बनाएगा, रिंकल ग्रीन के साथ बना रहा है, ये हमने स्टडी कर लिया। ये चीज स्टडी हम पहले कर चुके हैं, लॉ देख रहे हैं। लॉ जो है इस पे बेस है। अगर आपका यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपको स्टेट करना है, प्रूव करना है, तो आप क्या बना के दिखाओगे, F2 क्रॉस किसका, डायहाइब्रिड का। क्योंकि इसी के अंदर जो आपके जितने भी ये हैं ट्रेड्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और मैक्सिमम जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बना पा रहे हैं ये उतना बना रहे हैं। उस कॉम्बिनेशन को बस हमने स्टडी कर लिया, देख लिया कि 16 आउटकम आ रहा है, 9331 का रेशियो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो पेयर ऑफ ट्रेट है वो क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है। किस तरीके से सेग्रीगेट हो रहा है आपका, हमने सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गया। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेड्स थे आपके पास, उनके पास क्या आ रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो किसके साथ कंबाइन करे, वो उनकी मर्जी है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम डायहाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो शेप वाला किससे कंबाइन होगा, कलर से होगा, ठीक है। कलर और शेप आपस, तो कोई भी कलर कोई भी शेप के साथ आपस में कंबाइन हो सकता है। कोई भी कलर का मतलब येलो वाला हो गया या ग्रीन वाला हो गया, कोई भी शेप क्या हो गई आपकी, इनके साथ वो कंबाइन हो सकता है। और जब ये कंबाइन करेंगे तो हमने क्या आउटकम स्टडी किए, क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम, 4 ही आउटकम आ रहे हैं, या तो राउंड के साथ येलो, या राउंड के साथ ग्रीन, या ग्रीन रिंकल के साथ येलो, या रिंकल के साथ ग्रीन। तो ये जो हमने स्टडी करी है, ये लॉ हमने पढ़ा है, ये किसके ऊपर बेस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जीन्स अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाएंगे और अपनी मर्जी से वो पेयर बनाएंगे। समझ आ गई बात।